प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 का अध्याय नंबर 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है श्रुति। श्रुति एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है इसकी कहानी। फूल सी कोमल गोरी चिट्टी बच्ची को देखकर सभी का हृदय प्रसन्न हो उठा, मतलब खुश हो उठा। घुंघराले काले काले बालों से ढका सिर और बहुत ही प्यारा सा चेहरा था। 3 साल की स्तुति ने अपनी नन्ही छोटी बहन को प्यार किया तो मोहन मुग्ध हो गया। पत्नी शोभा से बोला, मैं इस बेटी का नाम श्रुति रखूंगा। स्तुति की बहन श्रुति, ठीक है ना, मतलब बड़ी बहन स्तुति हो गई, छोटी श्रुति, ठीक है ना। श्रुति नाम इतना प्यारा था कि शोभा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। कुछ महीने बीते, श्रुति बड़ी होने लगी। उसकी चपलता और चंचलता सबका मन हर लेती। उसके खिलखिलाकर हंसने, उसके बोलने के प्रयास में मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालने पर जहां शोभा गदगद हो जाती, वहीं मोहन और शोभा को चिंताओं ने भी घेर रखा था। बात उस समय की है जब श्रुति 5-6 महीने की थी। उसे सड़क की तरफ वाले कमरे में सुलाकर शोभा रसोई घर में खाना बना रही थी कि बम फटने जैसी एक भयंकर आवाज सुनकर उसके हाथ में पकड़ी कटोरी छूट गई। वह दौड़कर सोने वाले कमरे में गई। सोचा श्रुति इस आवाज से डरकर उठ गई होगी और रोने लगी होगी, किंतु कमरे में जाकर वह आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रह गई। श्रुति उसी करवट सो रही थी जिस करवट वह उसे सुला गई थी। उसे गहरी नींद में सोते देख वह सोचने लगी, क्या बच्ची ने यह आवाज सुनी नहीं। आगे बढ़कर खिड़की के पास गई तो देखा कि सड़क पर एक ट्रक खड़ा है जिसका टायर फट गया था। ट्रक के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। शोभा तुरंत समझ गई कि वह भयंकर आवाज टायर फटने की ही थी, परंतु यह कैसे संभव है कि श्रुति के कानों से यह आवाज नहीं टकराई। श्रुति को तो चौंक कर उठ जाना चाहिए था। उसके मन में भय मिश्रित एक प्रश्न उठा, तो क्या श्रुति की श्रवण इंद्रियां कमजोर है? क्या श्रुति बहरी है? शोभा की आंखें भर आई। हाय, इतनी सुंदर बच्ची अगर गूंगी बहरी हुई तो। शाम को मोहन जब ऑफिस से वापस लौटा तो शोभा को उदास देखकर बोला, क्या बात है, आज तुमने श्रुति और स्तुति को तैयार नहीं किया? लड़कियों की तबीयत तो ठीक है ना? चाय का प्याला मोहन के हाथ में पकड़ाते हुए शोभा बोली, तबीयत दोनों की ही ठीक है, ऐसे ही अभी तक तैयार नहीं कर पाई हूं, अभी तैयार किए देती हूँ। बच्चियों को शाम के कपड़े पहनाकर स्तुति को जूता मोजा पहनाया। श्रुति को प्रेम से बैठाकर शोभा ने नौकर के साथ दोनों को सामने वाले पार्क में घूमने के लिए भेज दिया। तब तक मोहन भी दफ्तर के कपड़े बदलकर आ गया। एकांत पाकर शोभा रुआंसी होकर बोली, आपने सड़क पर ट्रक खड़ा देखा है ना? हाँ, शायद उसका टायर फट गया है, पर उसके भयंकर धमाके से आपकी श्रुति नहीं चौंकी, न जागी न रोई। मोहन की समझ में कुछ नहीं आया। वह आश्चर्य से शोभा को देखता रहा, बोला, कुछ नहीं। शोभा आगे बोली, मैं इसे किनारे वाले कमरे में सुलाकर रसोई घर में खाना बना रही थी। जब टायर फटा, अचानक हुए धमाके से मैं इतने जोर से चौंकी कि मेरे हाथ से कटोरी छूट गई। मैं भागकर कमरे में गई। मुझे डर था कि श्रुति चौंकी होगी और रोते रोते उसकी सांस उखड़ने लगी होगी, परंतु वहां जाकर देखा तो वह निश्चित मतलब बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रही थी। इस धमाके का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। कहते कहते शोभा रो पड़ी। मोहन को भी सुनकर बहुत दुख हुआ। श्रुति का प्यारा हंसता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। थोड़ी देर के लिए तो वह भी शोभा की तरह टूट गया। उसे अपनी माँ की याद आई, जो श्रुति के होने पर स्तुति की देखभाल करने के लिए यहाँ आई हुई थी। जब मोहन ने उन्हें श्रुति के जन्म की सूचना दी थी तो वे मुंह बिचका कर बोली थी, 2 लड़कियां हो गई और फिर भी तुम हंस रहे हो। तो क्या हुआ माँ, लड़कियां मेरे लिए लड़कों से कम नहीं। लड़के लड़की में भेद करना ठीक नहीं होता है माँ। लड़कियों को भी तो पूरी शिक्षा देनी पड़ती है। फिर अब तो लड़कियां भी लड़कों की तरह नौकरियां कर रही हैं। तुम सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली जैसी सुप्रसिद्ध महिलाओं की शक्ति को झुठला नहीं सकती हो माँ। अरे बेटा, हर कोई सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी नहीं बन जाती। शादी ब्याह की चिंता भी तो करनी पड़ती है। शादी ब्याह तो उन लोगों का भी हुआ था माँ, लेकिन ये सब तो आगे की बातें हैं। अभी तो हमें इन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है। मोहन को अपनी माँ की कही ये बातें याद आने लगी। मन और अधिक उदास हो गया, परंतु वह हताश होने वाला आदमी नहीं था। उसने तय कर लिया कि इस बच्चे की परवरिश में जरा भी ढील नहीं करेंगे। उसी शाम वह श्रुति को कानों के रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर टंडन के पास ले गया। डॉक्टर ने खूब ध्यान से भली प्रकार परीक्षण, उसकी जांच पड़ताल करी अच्छे से और पाया कि बच्चे की श्रवणेंद्रियां 15% ठीक है और पास में की गई हल्की आवाज को वह सुन लेती है। बार बार एक ओर से आ रही आवाज की ओर भी उसका ध्यान चला जाता है, पर देर से।
डॉक्टर साहब का कहना था अगर आप लोग मुंह पास करके बच्चे के साथ धीरे धीरे बातें करें तो उसे सुन सुनकर शायद बोलने लगे। अभी तो श्रवण यंत्र दिया नहीं जा सकता, परंतु थोड़े दिनों बाद उसकी भी व्यवस्था कर दी गई, तो हो सकता है इसकी सुनने की क्षमता बढ़कर 40% हो जाए। अगर यह बोलने लगी तो यह धारणा तो बदली ही जा सकेगी कि बहरा इंसान गूंगा भी होता है। वैसे इस तरह के उदाहरण हैं भी। डॉक्टर की बातों से शोभा और मोहन के मन में नया उत्साह जागा। नई श्रुति से वे लोग खूब बोलने लगे। छोटी सी श्रुति बड़े जोरों से किलकारी मारकर हंसती और हाँ हाँ करती, मुंह से बुलबुले निकालते हुए विभिन्न प्रकार की आवाजें करती, तो माता पिता खुश हो जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। साल भर की श्रुति को देखकर डॉक्टर टंडन भी आश्चर्यचकित हो गए। वह न केवल मम मम, पापा पापा, दीदी, दुद्दू, दादा, टाटा बोल लेती है। मतलब कि ये नहीं कि जो गूंगा है वो बहरा भी हो या जो बहरा है वो गूंगा भी हो। अगर हम उसको उसके कान के पास धीरे से अगर हम थोड़ी थोड़ी बातें करें तो वो थोड़ा थोड़ा सुन लेती है, तो वो बोलना सीख सकती है। तो ये धारणा हमारी खत्म हो जाती है। तो उन्होंने इस तरह से उसे उसके पास आकर बोलना सिखा रहे थे, तो उसने काफी वर्ड सीख लिए थे। बोल लेती, बल्कि बुलाने पर पास आ जाती है। किसी चीज को रखने के लिए कहने पर रख देती है। कोई चीज पकड़ने के लिए दो तो पकड़ लेती है। डॉक्टर साहब ने इस सफलता का पूरा श्रेय शोभा और मोहन को दिया। विशेष रूप से श्रुति के लिए बनवाई गई एक छोटी सी सुनने की मशीन भी वे ले आए थे। उन्होंने श्रुति के कानों में उसे लगा दिया तो थोड़ी देर तक उसे उलझन सी होती रही। बार बार कानों के पास हाथ ले जाती, मशीन के तारों को पकड़कर खींचती, परंतु उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह पहले से ज्यादा साफ सुन रही है। डॉक्टर टंडन ने दूर से फिर पास से आवाजें की। उससे जब बातें की तो यह देखकर सबको सुखद आश्चर्य हुआ कि वह पहले से ज्यादा स्पष्ट सुन रही है और सही प्रतिक्रिया प्रकट कर रही है। मतलब इस मशीन से इसको फायदा हुआ है। मोहन और शोभा ने निश्चय कर लिया था कि श्रुति को भी स्तुति के साथ ही उसी के स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। गूंगे बहरों के स्कूल में भेजकर उसके मन में किसी तरह की कुंठा को जन्म नहीं लेने देंगे। लेकिन जितना ध्यान घर पर माँ बाप बच्चों पर देते हैं उतना स्कूल में कहां संभव है। नर्सरी स्कूल में भर्ती करने के थोड़े ही दिनों बाद श्रुति की शिकायतें आने लगी। उसे सुलेख में पूरे अंक मिले, किंतु श्रुत लेख में 50 में से 0। अध्यापिका द्वारा बोली गई गिनतियां वह पूरी नहीं लिख सकी, पर खुद जब लिखना पड़ा तो बिल्कुल ठीक लिख लिया। अध्यापिका को शक था कि उसने नकल तो नहीं की। सुनने को कहा तो सुनाती नहीं है, लिखने को कहो तो लिख देती है, तो कहीं चीटिंग करके लिख दिया हो। इतनी छोटी सी बच्ची नकल करने का मतलब ही नहीं जानती है। नकल क्या करेगी। शोभा अध्यापिका से मिली तो बोली उसे सुनाई नहीं पड़ा होगा। शोभा अध्यापिका से मिली तो बोली उसे सुनाई नहीं पड़ा होगा, आप इसे सामने वाली सीट पर बिठाइए, यह जरा कम सुनती है। अध्यापिका में संवेदनशीलता की कुछ कमी थी। बोली आप तो देख रही हैं श्रुति और बच्चों से ज्यादा लंबी है। श्रुति और बच्चों से ज्यादा लंबी है, उसे मैं आगे कैसे बिठा सकती हूँ। और यह थोड़ा नहीं बहुत कम सुनती है। आप इसे बहरों के स्कूल में डालिए, वहीं ठीक रहेगी, बोलती भी बहुत कम है। शोभा का मन बड़ा दुखी हुआ। वह जानती थी कि श्रुति जितना सुनती है, जिन शब्दों को सुनती है उन्हें ही बोल लेती है, किंतु अभी उसका शब्द भंडार सीमित ही है। कभी कभी श्रुति को सुनाई भी कम पड़ता है, परंतु उन्हें अपनी बेटी की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। श्रुति अपनी सुनने की अक्षमता को दूर करने का जी जान से प्रयास करती थी। मतलब श्रुति पूरी कोशिश करती थी कि वो जो कम सुन रही है वो ना करे, मतलब पूरी क्षमता से वो सुनने का प्रयास करती थी। वह बहुत ही चतुराई से सबके होंठों के हिलने का अध्ययन करने लगी थी। अगर वह दूर खड़ी होती और कोई उससे कुछ कहता तो सुनाई न पड़ने पर भी होंठों की हरकत पढ़कर श्रुति समझ जाती कि क्या कहा गया है। जहां माँ बाप उत्साहित थे वहीं नर्सरी की अध्यापिका पूरी तरह उदासीन थी। वहां के प्रधान अध्यापिका ने भी शोभा से अनुरोध किया कि श्रुति को स्कूल से हटा ले। श्रुति सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल सकती। शोभा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शोभा ने श्रुति को स्कूल से हटा लिया और घर पर ही उसे 2 साल तक पढ़ाते रही। 5 साल की श्रुति को गर्मियों में टाइफाइड हो गया। बीमारी लंबी खींची और बेहद कमजोर हो गई। और यह देखकर सबके हृदय को एक झटका सा लगा कि श्रुति के कान और भी अधिक खराब हो गए थे। श्रवण यंत्र का असर बहुत कम हो गया था, जबकि उसकी मशीन बहुत शक्तिशाली थी। छोटी बच्ची थी, इसलिए श्रुति को बीमारी से उत्पन्न शारीरिक कमजोरी पर विजय पाते देर नहीं लगी। छोटे बच्चे जल्दी उछल कूद कर लेते हैं ना, जल्दी कवर कर लेते हैं अपनी बीमारियों को। ठीक से फल खाए, भोजन किया तो पहले जैसा ही खेलने कूदने लगी, परंतु उसकी श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की जो शक्ति थी वो कम हो गई। शोभा और मोहन दुखी तो अवश्य हुए, किंतु हताश नहीं।
उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। श्रुति 7 साल की हो गई तो मोहन उसे स्तुति के स्कूल में भर्ती करवाया। घर पर शोभा के पास पढ़ने के कारण श्रुति को प्रवेश परीक्षा में कोई असुविधा नहीं हुई, बल्कि जब परीक्षा फल मिला तो उसके ही अंक हर विषय में सबसे अधिक थे। क्योंकि घर पर ही शोभा के पास पढ़ने की वजह से श्रुति को प्रवेश परीक्षा में कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी जब उसने किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश परीक्षा कराने की वो करी थी, बल्कि जब परीक्षा फल मिला तो उसके ही नंबर हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा थे। क्योंकि वो देख तो सकती थी, पढ़ भी सकती थी, लिख भी, बस सुन ही तो नहीं सकती थी, और वो पेपर लिखने का था। मोहन ने कक्षा अध्यापिका से अनुरोध किया कि श्रुति का जरा ध्यान रखे और उसे सामने वाली सीट पर बिठाए। इस बात का भी भरोसा दिलाया कि उनकी ओर से दी गई थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा प्यार श्रुति को नई दिशा देगा। वह पढ़ने लिखने में और बच्चों से कमजोर साबित नहीं होगी, परंतु उसे कम सुनाई पड़ता है, इसीलिए हो सकता है उसे समझने में कुछ दिक्कत हो। श्रुति की नई अध्यापिका रेणु दीदी में उत्साह की कमी नहीं थी। उन्होंने प्यारी श्रुति को अपने से चिपटा लिया, उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, यह आपने अच्छा किया कि सारी बातें बता दी हैं, मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। यह लिप रीडिंग कर लेती है, केवल बहुत जल्दी में कही गई बात समझने में जरा परेशान होती है। अगर कोई ठीक से आराम से बोले तो वो लिप्स को समझ लेती है कि क्या कहना चाह रहा है, कोई जल्दी जल्दी बोलता है तो उसे नहीं समझ पाती। वह सब मैं संभाल लूंगी, अध्यापिका ने कहा। वह सब मैं संभाल लूंगी मैम, क्लास के बच्चे परेशान तो नहीं करेंगे? ओहो मिस्टर कुमार, आप निश्चिंत होकर घर जाएं, बच्चे इन सब बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। आप देख लीजिए, श्रुति को सभी खूब प्यार करेंगे, नए दोस्त बनते देर नहीं लगेगी। तुम आज ही से रुकोगी ना श्रुति? हंसकर उन्होंने श्रुति से पूछा तो श्रुति ने सिर हिलाकर हामी भर दी। बड़े निश्चिंत होकर मोहन और शोभा घर लौटे। उन्हें स्कूल का वातावरण, अध्यापिका का स्नेहिल स्वभाव संतोषजनक लगा। ऐसे बच्चों को प्यार की जरूरत होती है और साथ ही चाहिए सहानुभूतिपूर्ण बढ़ावा। अगर कोई उन्हें आगे बढ़ने के लिए निरंतर उत्साहित करता रहे तो वे अपनी कमजोरी पर विजय पाने में सफल हो सकते हैं, और उनका सोचना ठीक निकला। रेणु दीदी से प्रेम और प्रोत्साहन पाती श्रुति में भारी बदलाव आ गया। साथ ही कक्षा के बच्चों के अच्छे स्वाभाविक व्यवहार के कारण श्रुति के स्वभाव में भी निखार आ गया और स्कूल जाने के लिए लालायित रहने लगी, मतलब स्कूल जाने की इच्छा करने लगी, क्योंकि उसे वहां का माहौल अच्छा लगने लगा था। बड़े उत्साह से धैर्य पूर्वक अपना होमवर्क करती, कविताएं और पहाड़े याद करती। पहले ही परीक्षा में उसने बहुत अच्छे नंबर पाए, लेकिन श्रुत लेख में उसके अंक कम थे। रेणु दीदी ने शाबाशी देते हुए कहा, श्रुति तुमने तो सभी विषयों में बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, पर श्रुत लेख में कुछ शब्द छूट गए हैं, अगली बार इसमें भी तुम्हें जरूर नंबर मिलेंगे। श्रुति खुश हुई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह होठों की भाषा पर और ध्यान देगी। होठों की हरकत को पढ़ने में उससे भूल हो रही है, तभी उसे नंबर कम मिले हैं। घर लौटते समय उसने स्तुति को अपना परीक्षा फल दिखाया। स्तुति जो उसकी बड़ी बहन थी, स्तुति अब कक्षा 8 में थी। वह बचपन से ही बड़ी मेधावी थी। बहन के परीक्षा फल को देखकर उसे खुशी हुई। श्रुति ने सभी विषयों में 80 से अधिक अंक पाए थे, बस केवल श्रुतलेख में ही 100 में से 40 थे। वह समझ गई कि अवश्य ही ठीक से शब्दों को न सुन पाने के कारण ही उससे लिखने में गलती हुई होगी या उससे शब्द छूट गए होंगे। बहन का माथा चूमते हुए स्तुति ने हंसकर कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं श्रुति। दीदी इस बार श्रुतलेख में मेरे नंबर कम आए हैं, लेकिन तुम देख लेना अगली बार इससे ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, अब से मैं तुमसे रोज श्रुतलेख कराया करूंगी, तब तो बढ़िया रहेगा, श्रुति ने खुश होकर कहा। एक दिन श्रुति ने स्तुति से कहा, दीदी मेरी संगीत की टीचर मुझसे बहुत नाराज रहती है। क्यों? मैं कभी कभी गलत सुर में गा देती हूँ, इसलिए असल में टीचर का गाया सुर सुन नहीं पाती हूँ। कौन सा गीत है? स्तुति के पूछने पर श्रुति ने जल्दी से गाने की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, मुझसे गाने के बोल भी गलत हो जाते हैं दीदी। स्तुति ने अपनी बहन को उदास पाया तो उसका हृदय पिघल गया। बहन के फूले फूले गालों को दबाते हुए हंसकर बोली, मैं तुम्हें ये सभी सिखा दूंगी, मुझे सब आते हैं। सच दीदी? हाँ, और सचमुच एक ही हफ्ते में स्तुति से श्रुति ने सारे गाने सीख लिए। संगीत की अध्यापिका ने जब उसे सही सही गाते सुना तो आश्चर्यचकित रह गई कि ऐसे कैसे। उससे भी ज्यादा प्रभावित किया था श्रुति के सुमधुर कंठ स्वर ने। इतना प्यारा मधुर से वो गा रही थी, उसके नन्हे से गले में इतनी मिठास है, यह अध्यापिका ने पहली बार जाना। उसे दुख हुआ कि आज तक वह श्रुति को बहरी है कहकर क्यों टालती चली आ रही थी। एक सप्ताह बाद ही स्वाधीनता दिवस समारोह था। अध्यापिका ने श्रुति को ही समूह गान, जो मतलब मिलकर गाना गाते हैं, प्रमुख गायिका चुना। रेणु दीदी ने तो श्रुति की प्रतिभा को पहचान ही लिया था। उन्होंने श्रुति
को देशभक्ति की एक लंबी सी कविता याद करने को दी और जब उसे याद हो गई तब भाव भंगिमा के साथ अभिनय करते हुए कविता पाठ करना सिखाया। इस अभिनय सहित कविता पाठ की बात केवल यही दो जानती थी। रेणु दीदी की इच्छा थी कि श्रुति से कविता सब रंगमंच पर ही सुने। रेणु दीदी ने अपनी कक्षा के छोटे छोटे लड़के लड़कियों को लेकर एक नाटक भी तैयार किया। इसमें भी श्रुति की मुख्य भूमिका थी, उसे इंदिरा गांधी के बचपन की भूमिका दी गई थी। रेणु दीदी चाहती थी कि इस बच्ची के मन में जो थोड़ी बहुत कुंठा है वह भी दूर हो जाए। साथ ही वह अपने विद्यालय के बच्चों, अध्यापिकाओं और अभिभावकों को जता देना चाहती थी कि बहरापन उन्नति के पथ में बाधक सिद्ध नहीं हो सकता है। लगन हो तो इंसान अपनी शारीरिक कमी पर विजय पा सकता है। आज 15 अगस्त का दिन था। श्रुति सुबह आंख खुलते ही शोभा से लिपट गई यानी कि अपनी माँ से लिपट गई। बोली, मम्मी आप और पापा जरूर आइएगा। मैं मतलब उसका प्रोग्राम था ना स्वतंत्रता दिवस पर। यह बात तो हमारे स्कूल में भी कोई नहीं जानता है, आप लोग आइएगा तो खुद ही देख लीजिएगा। फिर शोभा से बोली, मम्मी मुझे जल्दी से तैयार कर दो, हमें 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है, आप लोग भी 9 बजे तक जरूर पहुंच जाना। झंडा फहराने के बाद मुख्य अतिथि का भाषण हुआ। उसके बाद छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रेणु दीदी ही इस कार्यक्रम की संचालिका थी। छोटे लड़के लड़कियों के समूहगान से कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधान अध्यापिका को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्रुति ही नेतृत्व कर रही है। वे तो यही जानती थी कि लड़की बहरी है। अध्यापिकाओं की मीटिंग में रेणु गुप्ता के आगे देखते हैं। इसमें हर अध्यापिका ने बाहरी लड़की को भर्ती लेने की शिकायत की थी। रेणु ही थी जो बार बार कह रही थी कि बच्ची को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने देना चाहिए, उसे अवसर मिलना चाहिए। वह बहरी जरूर है पर बोल लेती है। हमें उसकी इसी क्षमता को घिस मांझ कर गलत धारणाओं का मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए। आज उसे समूह गान में गाते देखकर प्रधान अध्यापिका को अच्छा लगा। सभी कह रहे थे कि ये तो बहरी है, इसको ऐसे किसी भी चीज में मत शामिल करो, किसी बाहर के बच्चों को लो। लेकिन फिर भी रेणु ही थी जिसने उसे अवसर दिया। अब प्रधान अध्यापिका को अच्छा लगा और श्रुति के माता पिता शोभा और मोहन वे तो बोलना ही भूल गए थे। श्रुति समूहगान का नेतृत्व कर रही है। चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता, जरीदार वास्कट और टोपी और काजल से बनी पतली मूछे, क्या सचमुच ये है उनकी श्रुति ही है? आमंत्रित अतिथियों के बीच पुराने नर्सरी स्कूल की प्रधानाचार्य और कुछ अध्यापिकाएं बैठी थी। जिस स्कूल में वो पहले पढ़ती थी, नर्सरी स्कूल में, वहां की थी वो। उन्होंने अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने श्रुति को पहचान लिया था। दूसरा आइटम समाप्त हो गया। तीसरे आइटम की घोषणा हुई। पर्दा उठा। फ्रॉक पहने कुछ बच्चियां गुड़िया के साथ खेल रही हैं। शोभा ने देखा उनके बीच श्रुति भी है जिसके हाथ में सबसे सुंदर गुड़िया है। पर्दे के पीछे से नाटक की कहानी संक्षेप में बता दी गई, इसलिए शोभा और मोहन तुरंत समझ गए कि ये इंदिरा गांधी की कहानी है। इंदिरा गांधी के बचपन की भूमिका श्रुति ही कर रही है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि कितने स्वाभाविक ढंग से श्रुति अपने संवाद बोल रही है। मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि वो किससे संवाद बोल रही है, कितना सुंदर अभिनय कर रही है। जिस समय गुड़िया को आग में फेंकने के लिए वह बढ़ी, उसके भाव देखकर, उसकी नन्ही सी छाती से चिपटी गुड़िया को देखकर किसकी आंखें नम न हुई होगी। ये उस वक्त की कहानी है जब अंग्रेजों के शासन के खिलाफ वो बाहरी वस्तुओं का निषेध कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने भी अपनी गुड़िया का बहिष्कार किया था, तो ये और आग में फेंक दी थी। ये उस वक्त की कहानी है। और फिर एक ही झटके में गुड़िया को आग में फेंक दिया तो चेहरे पर लेश मात्र भी, यानी कि जरा से भी दुख के भाव नहीं। दर्शकों की तालियों से बोझिल वातावरण गूंज उठा कि वह क्या अभिनय है। मुख्य अतिथि कमिश्नर श्री रामनाथ सहाय ने जब सुना कि यह प्रतिभाशालिनी बालिका बहरी है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। बिना सुने यह बच्ची बोल कैसे लेती है, इतना सुंदर गा कैसे लेती है, इतना अच्छा अभिनय कर कैसे लिया उसने। नाटक समाप्त होते ही बड़ी कक्षाओं की ओर से एक नृत्य और गीत प्रस्तुत किया गया। अंत में जब फिर श्रुति का नाम घोषित हुआ तो फिर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से नाट्य गृह गूंज उठा। इस बार श्रुति वही लंबी कविता जिसे रेणु दीदी ने तैयार करवाया था, यानी कि उसकी क्लास टीचर ने तैयार करवाया था, भावपूर्वक सुनाने लगी। उसने कविता पाठ इतने सुंदर, सहज और भावपूर्ण ढंग से किया कि सभी मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। कार्यक्रम समाप्त होते ही कमिश्नर श्री सहाय और कई अभिभावकों ने श्रुति के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। सभी श्रुति के माता पिता से मिलना चाहते थे। अब तक सभी को पता चल चुका था कि श्रुति बिल्कुल नहीं सुन सकती है। श्रुति स्टेज से उतरकर रेणु दीदी के साथ अपनी प्रधानाचार्य के पास आई, अभिवादन किया तो उनसे
रहा नहीं गया, श्रुति को गोद में उठाकर चूमते हुए बोली, तुम तो बहुत ही होशियार हो बेटी, हमें तुम पर गर्व है। उसके बाद तो हर कोई श्रुति को हाथों हाथ लेने लगा। शोभा और मोहन पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। सभी उनकी तारीफ करने लगे। उनके प्रयासों का ही फल था कि श्रुति ने अपने इस शारीरिक कमी पर विजय पाने में सफलता प्राप्त कर ली। सारी अध्यापिकाएं रेणु को बधाई दे रही थी। रेणु ने सच ही कहा था, उसने बच्ची में छिपी प्रतिभा को पहचानने में तनिक भी भूल नहीं की थी। रेणु से जब शोभा और मोहन मिले तब कृतज्ञता से यानी कि आभारी होकर उनकी आवाज रुंध गई कि उनका इतना बड़ा एहसान था कि रेणु ने उनकी बच्ची को मौका दिया और उसकी शारीरिक क्षमता को दूर करने में सहयोग करा। उनकी आंखें छलछला रही थी। रेणु भी बहुत खुश थी। अपनी परीक्षण में वह पूर्ण सफल हुई थी। शोभा का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, बस आपकी छलकती आंखें ही मेरे लिए काफी है। श्रुति को जिस मार्गदर्शन की जरूरत थी वह हमने कर दिया, परंतु यह मत भूलिएगा कि उसे अब भी हमारी जरूरत है। हमें तो उसके साथ अब चलना है। और नर्सरी की अध्यापिकाएं वे सब शर्म से मुंह छिपा रही थी। छी, एक नन्ही सी बच्ची को उन्होंने बहरी कहकर स्कूल से निकाल दिया था। आज वही बच्ची सबके गले का हार बन गई है। स्तुति और श्रुति के साथ घर लौटते समय शोभा और मोहन को लग रहा था कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ को लांघकर अब वे समतल मैदानी जगह पर आ गए हैं। आगे का रास्ता पहले जैसा कठिन और थका देने वाला नहीं होगा। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने काफी मंजिल आसान कर ली है। अब आगे का रास्ता इतना कठिन नहीं होगा। हमें भी इस तरह के बच्चों को सहयोग देना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए, तभी वो बच्चे अपनी शारीरिक अक्षमता को दूर कर सकते हैं। प्यार उन्हें देना चाहिए जितना भी दिया जा सके। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।